जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इतिहास का जो है एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसमें आपको प्लासी से लेकर के जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से विद्रोह हुआ और यह विद्रोह क्यों असफल हुआ, क्यों विद्रोह क्यों गया था। जानकारी के लिए बता दूं, ये जो टॉपिक है कोई भी किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप जो है इसके को जो है बारीकी से देखें और समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों बता दूं आपको कि प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रहता है हमारे सिलेबस के लिए। अभी हाल ही में एग्जाम चल रहे हैं, आपके जो सेकेंड ईयर वालों के एग्जाम चल रहे हैं उसके टॉपिक से बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिल जाएगा आपको इसको पढ़ने से, अगर इस वीडियो को देखते हैं तो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा 1857 का विद्रोह है। 1857 का रिवोल्ट जो है सबको पता है, लेकिन ये रिवोल्ट हुआ क्यों था, क्यों किया गया। भारतीय इतिहास में 1857 का रिवोल्ट एक महत्वपूर्ण रिवोल्ट था। इस रिवोल्ट के जरिए जो है देश के अंदर जो है नए तरीके से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, नेशनलिज्म का उदय जो है यही समय देखने को मिलता है और यही चीज आगे जाकर के हमें स्वाधीनता दिलाता है। ठीक, हम जो है ब्रिटिश से गुलाम रहे 200 वर्षों तक। 200 वर्षों के बाद हम किस प्रकार से आजादी पाए हैं, इनमें कितने लोगों का बलिदान है वो हम नहीं देख रहे आजकल जो है हम जो है अपने आप में जी रहे, लेकिन हम जो है उन बलिदानों को भूल चुके हैं। तो हम देखते हैं पहले अंग्रेज का आगमन और ब्रिटिश का आगमन के बाद किस प्रकार से उसने प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध किया और बक्सर के युद्ध के बाद जो है आपको पूरे भारत पर जो है कब्जा किया और किस प्रकार से भारतीय लोगों का शोषण किया वो देखते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को कि सन 1600 में पहली बार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है भारत में आगमन होना शुरू होता है। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है दो व्यापारिक जो है फैक्ट्री स्थापित होती है, एक सूरत में और एक आपका मसूलीपट्टनम में, दो जगह फैक्ट्री बनता है। इसके बाद 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध ये मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में वीडियो है वो देखे ना। ठीक, प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध। 1757 में प्लासी का जो युद्ध होता है वो आपका सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब होता है और ब्रिटिश के साथ होता है। इसके बाद बक्सर का युद्ध होता है आपका ये मीर कासिम और अंग्रेज के बीच होता है। मीर कासिम के अलावा इनमें तीन सैनिक और होते हैं, तीन शासक की सेना होती है, जिनमें आपका मुगल का जो शासक होता है शाह आलम द्वितीय उसका सेना होता है और अवध का शासक होता है शुजाउद्दौला उसके शासक होते हैं। इस त्रिगुटी जो आपका युद्ध था इसमें जो है इनको हरा देता है और सिराजुद्दौला जो था ये भी हार जाता है। इसके बाद भारतवर्ष पर जो है पूरे भारतवर्ष पर अंग्रेजों का शासन जो है होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेज ने जो है पूरे भारत पर जो है अपना शासन जो है स्थापित करता है और किस प्रकार से शासन स्थापित करने के बाद भारतीय लोगों के ऊपर शोषण करता है। तो ये क्वेश्चन बनता है आपका, शोषण करने के बाद भारतीय लोग इन शोषण से मुक्त होने के लिए किस प्रकार से रिवोल्ट करता है। ये रिवोल्ट कितना महत्वपूर्ण रहता है भारतीय इतिहास को और राष्ट्रवाद को समझने में, ये हमारे लिए बहुत ही अहम रहता है। आप जो है इनको बारीकी समझे और अपने आप में इनको जीवन उतार के देखें कि अगर आप उस टाइम होते तो क्या ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करते। तो दोस्तों आज आपका टॉपिक है 1857 का विद्रोह। सत्तावन का विद्रोह 1857 का विद्रोह हुआ क्यों था, होने का मेन जरिया था शोषण करना। शोषण जो है ब्रिटिश ने जब आया था यहाँ पे तो वो मोस्टली रूप से व्यापारिक गतिरोध से आया था, लेकिन व्यापारिक गतिरोध के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पे शासन करना है। कंपनियां यहाँ से जानी शुरू हो गई थी, लेकिन ब्रिटिश का हुकूमत यहाँ पर रहना शुरू हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे गवर्नर वाइसराय यहाँ पर नियुक्त किए गए और भारत पर जो है ब्रिटेन सीधे जो है भारत पर शासन करना शुरू कर दिया गया। 1857 के विद्रोह के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें 2-3 कारण बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण रहता है। उन कारणों को हम एक बार देखेंगे। विद्रोह के कारण में हम अलग अलग पॉइंट को देखते हैं और ये पॉइंट आपके लिए ज्यादा ही महत्वपूर्ण रहता है आंसर को बड़ा करके लिखने में। ठीक, पहला कारण था आपका आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉजेस। सेकेंड आपका था राजनीतिक कारण। थर्ड आपका था सामाजिक कारण। फोर्थ आपका था धार्मिक कारण।
और फिफ्थ आपका था सैनिक कारण। ये आपके 1857 के विद्रोह के कारण है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं उनमें आपको काफी ज्यादा ये हेल्प रहता है, क्योंकि इससे ज्यादा बाहर नहीं पूछता किसी भी एग्जाम से, और इनमें जितने भी पॉइंट टू पॉइंट कवर किया गया वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आर्थिक कारण में हम देखते हैं इकोनॉमिक कॉजेज में किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने हमारी अर्थव्यवस्था को नाश कर दिया था। जानकारी के लिए दे दे कि हमारा जो देश है वो एक वस्तु विनिमय पर आधारित था। हमारे देश में बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं थी, बल्कि हमारे देश में हथकरघा मशीनें और हाथ से बनाई वस्तुओं की मार्केट में ज्यादा ही वैल्यू थी। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जब यहां पे आए और अपने फैक्ट्री को स्थापित किए और भारत के अंदर से कच्चा माल को लेकर के कहां भेजे, ब्रिटेन, और वहां इन मालों को तैयार करके कहां पे लाए, फिर भारत लाए और इन्हीं मालों को बेचना शुरू कर दिया। इन मालों में चमक धमक कुछ ज्यादा थी और इनकी कीमत भी थोड़ी कम थी। भारतीय लोगों को उनके सामान, चमक धमक वाले सामान जो थे, काफी पसंद आए। तो लोगों ने क्या किया, सबसे पहली बात उन्होंने क्या किया, वस्तु विनिमय के साधन छोड़ दिए, क्योंकि ब्रिटिश को अधिकार मिल गया था अपनी करेंसी को चलाने का। ठीक, जैसे ब्रिटिशर को अपनी करेंसी चलाने का अधिकार मिल गया तो उसने क्या किया, वस्तु विनिमय जो डिमांड और सप्लाई का जो साधन था उसको बिल्कुल खत्म कर दिया, और क्या किया, मुद्रा का लेन देन कर दिया। जिसके पास मुद्राएं होती थी वही आगे जाकर के व्यापार करता था और वही आगे जाकर के सामान को, प्रोडक्ट को खरीद और बेच सकता था। ये मार्केट की सिस्टम हो चुकी थी। वस्तु विनिमय एकाएक खत्म हो जाने के कारण जो बहुत सारे लोग थे जिनके पास मुद्राएं नहीं थी वो गरीब के गरीब होते शुरू हो गए। इसके अलावा हम देखते हैं कि किसानों के ऊपर जो है अत्याचार होना शुरू होता है। किसानों की जमीनें जो थी एकाएक छीन ली गई, उनसे झूठ बोल करके, उनको अधिक से अधिक पैसा देकर के, उनके जबरदस्ती साइन करवा करके उनसे जमीनें जो है हथिया लिया गया, और जमीन हथियाने के बाद उन्हीं किसानों को उन्हीं जमीन पर काम करवाया गया और उनसे उन्हीं जमीन से टैक्स लिया गया, और टैक्स ना देने पर उनकी जो है पिटाई होती थी और उनके माल मवेशी और घर के जितने सामान थे उनको भी छीन लिया जाता था। काफी ज्यादा ही आर्थिक शोषण हुआ। इसके अलावा जो छोटे छोटे उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग जिनमें आपका कुटीर उद्योग कहते हैं, उन उद्योग को भी ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, नाश कर दिया। कैसे? क्योंकि बाहर से जो सामान आते थे उनकी कीमत मार्केट में कम होती थी, इससे लोगों को खरीदने में आसानी होती थी और उनकी जो चमक धमक काफी ज्यादा थी। तो लोगों को जो है ब्रिटेन से आई जो वस्तुएं थी उनको जो है पसंद करना शुरू कर दिया, और भारतीय जो हथकरघा मशीनें थी, भारतीय जो कुटीर उद्योग थे, उनसे बने बने जो बुनकर जो बने थे कपड़े, वो कपड़े लेने बंद कर दिए, जिस कारण से लोगों के रोजगार भी ठप हो गए। इसके अलावा गरीबी, भुखमरी की समस्या आनी शुरू हो गई। आर्थिक समस्या इतनी जबरदस्त हो गई कि लोगों को खाने के लिए दाना नहीं और कमाने के लिए पैसा भी नहीं था। इसलिए जो है लोगों ने इस चीजों को सोच करके आपका विद्रोह करने का ऐलान किया। उन्होंने सोचा कि जब तक हम अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे तब तक हमें जो है इन सभी चीजों से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतिहास गवाह है कि जब तक लोगों के ऊपर कष्ट, खुद के ऊपर कष्ट नहीं होता, तब तक लोग जो है अपने कष्ट को, दूसरे कष्ट को नहीं भूलते। जब ये विपत्ति सबके रूप में आए तब जाकर लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया, और ये विद्रोह भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानी जाती है। इसके बाद राजनीतिक कारण की बात करें तो राजनीतिक कारण सबसे महत्वपूर्ण रहता है इस विद्रोह को आगे लाने में, क्योंकि राजनीतिक कारण में लॉर्ड डलहौजी जो है, लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर बनता है 1856 में, और इसने राजनीतिक गतिविधियों को सुधारने का प्रयास करता है। राजनीतिक गतिविधियों को सुधारने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, जो राजा लोग थे उनके जो है शासन छीनने शुरू कर दिए। लॉर्ड डलहौजी ने एक प्रावधान रखा, विलय और हड़प नीति। यह नीति आप याद रखना डलहौजी की, विलय और हड़प नीति। इस नीति के जरिए से उसने यह प्रावधान दिया कि जो भी भारतीय शासक है, अगर उनको अपने राज्य को सही सलामत रखना है तो उनके पास उनका पुत्र होना चाहिए। अगर उसने गोद लिए हुए पुत्र लिए तो उन राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा, और नहीं तो नहीं मिलाएगा तो उन्हें मैं जबरदस्ती राज्य में मिलाऊंगा, चाहे उसके ऊपर हमला करना क्यों ना पड़े। इसलिए कहा गया है कि जिस राज्य का कोई वारिस नहीं होगा, अगर वो गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी बनाएगा, उस राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला ले जाएगा। तो भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे शासक हुए जिनके राज्य को आराम से लॉर्ड डलहौजी ने मिलाना शुरू कर दिया। जैसे झांसी की रानी
झांसी की रानी ने विद्रोह किया, इसका मेन कारण था कि झांसी की रानी का कोई वारिस नहीं था। गंगाधर राव जो थे वो झांसी की रानी के हस्बैंड थे। अचानक आकस्मिक मृत्यु होने के कारण जो उसका बेटा भी नहीं हुआ था, तो राजगद्दी को संभालने के लिए उसने क्या किया, एक पुत्र गोद लिया। उस पुत्र को जो है उत्तराधिकारी बनने से किसने मना कर दिया, लॉर्ड डलहौजी ने। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने झांसी को बचाने के लिए अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह का ऐलान कर दिया, और विद्रोह में जो है झांसी की रानी बहुत हद तक जो है बहुत इलाकों को जीत लेती है, लेकिन अंत में जो है वो मारी जाती है और अंग्रेज सरकार को झांसी पर कब्जा करने का मौका मिल जाता है। इसके अलावा अवध का जो नवाब था उसकी जो पेंशन, जो नाना साहब थे उनकी भी पेंशन बंद कर दी। जो वाजिद अली शाह थी उनकी पेंशन बंद कर दी। क्यों? क्योंकि ये दोनों, नाना साहब और वाजिद अली शाह, ये भी गोद लिए हुए पुत्र थे, इसलिए इनको उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। तो ये 1857 के विद्रोह में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई जो नीति थी वो काफी ज्यादा ही अहम रहता है, किसके लिए, आपका विद्रोह को आगे बढ़ाने के लिए। तो देश के अंदर दो सबसे महत्वपूर्ण कारण था, एक आपका आर्थिक और एक आपका राजनीतिक विद्रोह करने के लिए। इन दोनों कारणों से जो है देश के अंदर विद्रोह हुआ, और विद्रोह के बाद किस प्रकार से शासन को अंग्रेज सरकार ने स्थापित किया वो मैं आगे भी बताऊंगा। सामाजिक कारण में देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, समाज के अंदर बहुत ज्यादा ही बदलाव करना शुरू कर दिया। सामाजिक गतिविधियों को चेंज करने का प्रयास किया गया, जैसे सती प्रथा को खत्म करने का प्रयास किया, विधवा विवाह खत्म करने का प्रयास किया। इसके अलावा समाज के अंदर जितनी बुराइयां थी उनको खत्म करने का प्रयास किया। समाज के अंदर नए नए चीजों को लाना शुरू कर दिया। तो लोगों को अपने सामाजिक सिस्टम को खराब देखते हुए कहा कि इनके खिलाफ विद्रोह करना जरूरी है, क्योंकि सामाजिक जो सिस्टम था वो बिल्कुल जो है खत्म होने शुरू हो गए। इसलिए भारतीय लोगों ने अपने सामाजिक समस्याओं को देखते हुए विद्रोह का ऐलान कर दिया। धार्मिक कारण जो है इतना, सामाजिक कारण इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें इनमें पॉइंट में ऐड करना होता है। धार्मिक कारण की बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय धार्मिक सिस्टम के साथ छेड़छाड़ किया था। भारतीय हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, जितने भी धर्म थे उन धर्मों के साथ जो है अत्याचार किया, और उसने ईसाई धर्म को फैलाने के लिए बड़े बड़े गिरजाघर खोल दिए और जबरदस्ती जो है लोगों को जो है धर्म परिवर्तन कराना शुरू कर दिया। आज भारत के अंदर जितने भी ईसाई धर्म के लोग हैं वो सब जो है हिंदू या मुस्लिम से जुड़े हुए थे, वो जो है आपके आज ईसाई बन चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन जो था बड़े पैमाने पर हो रहा था। इसके अलावा अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से जो लोगों को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। हमारी हिंदी शिक्षा को और संस्कृत शिक्षा को खत्म करने में अंग्रेज का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और अंग्रेज ने जो है धार्मिक समस्या को इतना छेड़छाड़ किया कि हमारे धर्म जो था हमारा बिल्कुल नष्ट हो गया। अंग्रेज को लगने लगा कि भारत का जो धर्म है वो ढोंग है, उन्हें बहुत ज्यादा ही ढोंग दिखाया गया है, इसलिए कहा कि इन ढोंग को छोड़ करके हमारे धर्म की तरफ आगे बढ़ो। भारतीय लोगों को लगा कि अगर हम इनके धर्म को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा धर्म जो था वो खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए ईसाई धर्म के खिलाफ उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए और विद्रोह का ऐलान करना शुरू कर दिया। सैनिक कारण भी सबसे महत्वपूर्ण रहता है, और इसे हम तत्कालीन कारण भी कहते हैं। विद्रोह में सेनाओं का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ब्रिटिश सेना में यह नियम रखा गया कि अगर एक सैनिक ब्रिटिश का होगा तो 6 सैनिक उसमें भारतीय होगा। तो हमारे पर शासन तो हमने खुद किया है, ब्रिटिश ने तो करवाया है जबरदस्ती, क्योंकि अगर एक सेना ब्रिटिश का है 6 सेना भारतीय है, हम तो कब को इनको यहां से भगाए थे। लेकिन हम जो है नमक हलाली नहीं करते, लेकिन हमारे जो अंदर जो गद्दारी की भावना थी वो गद्दारी की भावना हमने खुद दिखाई है। लेकिन जब इनको होश आया तब बहुत देर हो चुकी थी। इन्होंने क्या किया, सेनाओं में फेरबदल किया था कि 1/6 का सैनिक था, मतलब 1 अंग्रेज और 6 भारतीय सैनिक होंगे। इसके अलावा ऊंचे पोस्ट इन्हीं ब्रिटिश को दिया जाएगा, नीचे पोस्ट भारतीय लोगों को दिया गया। इसके बाद यह देखने को मिलता है कि इनके साथ जो है एक और बदलाव किया गया चर्बी वाले कारतूस को लेकर के। एक इनफ्लाइट नामक राइफल का प्रावधान किया गया, उस राइफल से युद्ध करवाने की व्यवस्था की गई। उसमें जो है चर्बी वाले कारतूस को जो है भरा जाता था। चर्बी वाले कारतूस को पैक करने के लिए उसे चर्बी वाले से भरा था, गाय और सूअर की चर्बी मिक्स थी, और जब उसे राइफल में भरते थे उसको मुंह से छीलना पड़ता था, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म नष्ट होते थे। इसलिए तत्कालीन कारण मानने के बाद सेनाओं ने सेनाओं ने क्या किया, अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने सोचा कि हमारे ये धर्म के खिलाफ है। तो देखते हैं कि ये सारे पॉइंट आपके 1857 के विद्रोह से लिए गए हैं,
आपको इससे जुड़े हुए जितने भी पॉइंट थे वो मैंने कवर कराए हैं। अगर आप इनको आराम से एक पेपर में लिखेंगे तो आपके नंबर अच्छे से मिलेंगे। इसके बाद विद्रोह का कारण हो गया। अब देखते हैं कि विद्रोह असफल क्यों हो गया। इतना बड़ा विद्रोह था लेकिन ये विद्रोह असफल हुआ क्यों, वो देखते हैं। विद्रोह असफल होने के कई सारे कारण हैं जो कि निम्नलिखित है। नंबर एक करके आपको बताएंगे और उन पॉइंटों का आप आराम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट था आपका समय से पहले युद्ध होना। समय से पहले युद्ध होना। दूसरा था केंद्रीय नेता कमजोर। तीसरा यातायात के साधन। चौथा हथियारों की कमी। पांचवा एकता की कमी। और गोरखा सैनिक द्वारा ब्रिटिश का साथ। ये आपके 1857 के विद्रोह के असफलता कारण है। कारण मैंने पहले कराया और ये हो गया असफलता। ये आपके असफलता कारण है। असफलता कारण है कि समय से पहले युद्ध होना। युद्ध की घोषणा जब हुई थी तो तय किया गया था कि 10 मई से मेरठ से जो है विद्रोह का ऐलान किया जाएगा। लेकिन अंग्रेज को लगा कि अगर निश्चित टाइम से अगर विद्रोह हुआ तो शायद भारतीय लोग विद्रोह को जीत लेंगे और हमें यहां से देश को छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए विद्रोह के सारे नियमों को तोड़ करके ब्रिटिशों ने क्या किया, मई से पहले ही विद्रोह का ऐलान कर दिया और यह भी नहीं मेरठ से देश के अलग अलग भागों से युद्ध करना शुरू कर दिया, जिस कारण से युद्ध जो था वो असफल हो गया। यह आपका पहला पॉइंट। केंद्रीय नेता कमजोर था। भारतीय लोगों को लगा कि अगर हम युद्ध जीतेंगे तो हम बहादुर शाह जफर को जो है देश का केंद्रीय नेता बनाएंगे। और बहादुर शाह जफर जो था ब्रिटिश भारतीय सेनाओं को लीड कर रहा था, जो कि दिल्ली में था। बहादुर शाह जफर जो था वो दिल्ली का मुगल काल का अंतिम शासक था, जो बहादुर शाह जफर सेकंड था। बहादुर शाह जफर को केंद्रीय नेता बनाया गया, लेकिन ये खुद बूढ़े हो चुके थे। इनके पास सेनाओं में जोश भरने का कोई भी मतलब ऐसा जज्बा नहीं था जिस कारण से वो सेनाओं में जोश भर पाए। इसके अलावा हम देखते हैं कि सैनिक अगर जोश में ना आए तो युद्ध तो हम ऐसे ही हार जाते हैं। अगर सेनापति ही कमजोर हो जाए तो सैनिक का मनोबल कौन बढ़ाएगा। तो केंद्रीय नेता यहां कमजोर हो गए। इसके अलावा जब विद्रोह हो रहा था तो इनके ऊपर हमला किया गया और बहादुर शाह जफर के 2 बेटे को मार करके और उनके गर्दन को दिल्ली के खूनी दरवाजे पर लटका दिया गया और बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया। कहां? रंगून भेज दिया। बहादुर शाह जफर वहीं मर गया और मरते मरते उसने लिख किया गया कि मैं कितना बदनसीब है जफर कि उसे 2 गज जमीन ना मिली कुफरे यार में। अर्थात बहादुर शाह जफर लिखता है कि मैं कितना बदनसीब हूं कि मुझे जहां जन्म लिया हूं वहां भी मरने का अधिकार, दफन होने के लिए 2 गज जमीन नहीं मिली। बहुत दुखी हुआ, जिस कारण से जो है 1857 का विद्रोह असफल हुआ। क्यों? केंद्रीय नेता कमजोर था। यातायात के साधन में सुधार। यातायात के साधन की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी ने सबसे बड़ा काम यह किया था कि भारत के अंदर 1853 में ट्रेन चला दी गई। ट्रेन जो थी मुंबई और थाने के बीच चली थी। 38 किलोमीटर की ट्रेन यात्रा थी। इसके अलावा देश के अलग अलग भागों में भी ट्रेन लाइन बिछाया गया। अब ये यातायात के साधन अच्छे होने के कारण ब्रिटिशों जो थे वो सेना को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में सहायता मिल गई और उन्हें विद्रोह को दबाने में भी सहायता मिल गई। हथियारों की कमी। भारतीय लोगों के पास अत्यधिक आधुनिक हथियार नहीं थे। इनके पास तीर कमान, भाला, बर्छा ये था, लेकिन ब्रिटिश के खिलाफ नए नए तकनीक के हथियार थे। तो ये अगर तीर से मारेंगे तो वो बंदूक से मारेंगे, तो विद्रोह ऐसे ही असफल होना जरूरी था, क्योंकि हथियार की कमी बहुत बड़ी कमी थी। क्योंकि अगर युद्ध में हथियार ही नहीं होगा तो लड़ेगा किससे? एकता की कमी। सबसे बड़ी बात यह थी कि ब्रिटिश लोग के आधार पर हम देखते हैं कि भारतीय लोग के पास जो था एकता नहीं थी। एकता क्या?
जो सभी लोग थे वो अलग अलग मुद्दों पर लड़ रहे थे। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आपका झांसी के लड़ रही थी, नाना साहब अवध के लिए, वाजिद अली शाह अपने अलग के लिए, सब जो थे अपने अपने, जैसे वीर कुंवर सिंह बिहार के लिए, सब अलग अलग जगहों के लिए लड़ रहे थे। तो इनमें देखने को मिला कि एकता की सबसे बड़ी कमी थी। अगर ये सब एक होकर के, और सब जो एक होकर के बहादुर शाह जफर को सेंट्रल लीडर घोषित करता और एक होकर के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध करते, शायद ब्रिटिश को हम कब के यहां से भगा दिए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो एकता की कमी सबसे बड़ी कमी थी। कहने का मतलब ये है कि एक लकड़ी तोड़ने में हर एक को आसानी मिलती है, अगर उसको गठरी में बांध दे 10-15 लकड़ी को, उसे तोड़ने में दिक्कत आती है। अगर ये सब एक हो जाते तो शायद विद्रोह को चलना आसान नहीं होता। एक एक करके सभी को मारना शुरू कर दिया। गोरखा सैनिक द्वारा सिखों का साथ। अब भारतीय लोगों के लिए बदनसीबी ये थी कि गोरखा के सैनिक जो थे उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशों को हेल्प किया, भारतीय लोगों का हेल्प नहीं किया, जिस कारण से विद्रोह को कुचलने में आसानी मिल गई। और ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम से व्यू से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। इसलिए 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण विद्रोह है और ये राष्ट्रवाद का एक प्रतीक है और यहीं से राष्ट्रवादी भावना उजागर होनी शुरू हो जाती है। और ये जो विद्रोह था ये ब्रिटिश सरकार की जो है रीढ़ की जो हड्डी है वो बिल्कुल तोड़ देता है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।